रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, खबर यह है कि अकेला जज डट गया। इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आप देखने वालों को ये बताएंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की कैद तन्हाई से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों पर जो समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई और अदालती कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है और दौरान प्रोसीडिंग जो सरकार की तरफ से, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की तरफ से जो एतराज़ उठाया गया, वो एतराज़ क्या था और उस एतराज़ पर अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए, अदालत का रिएक्शन क्या था, इस अदालती कार्रवाई की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पे वो खबरें जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, अदालती वक्फे के बाद जो अलीमा खान साहबा की, बुशरा बीबी साहिबा की बेटी मुबशरा की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी कि दोनों को, इमरान खान को और बुशरा बीबी साहिबा को जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। अदालती वक्फे के बाद वकील सलमान सफदर साहब, जो कि पहले फेज में, अदालती कार्रवाई के पहले फेज में खामोश थे, दूसरे फेज में उन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का जो केस था वो अदालत के सामने रखा। गो के जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की गई थी और उस दरख्वास्त में जो प्रेयर की गई, इस्तदा की गई, उससे हट के सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने अपना मुकदमा बनाया। अब सलमान सफदर साहब ने जब दलाइल का आगाज किया तो एतराज उठाया गया जो प्रोसिक्यूटर साहब थे कि चूंकि रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट में अदालत के जो अहकामात हैं उनकी तामील की जा चुकी है, कैद तन्हाई वाला मामला अदालत के सामने आ चुका है, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, तो लिहाजा इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। जज साहब ने कहा कि पहले देखने दिया जाए कि जो हदायत हमने दी थी, जो रिपोर्ट हमने अडयाला जेल की इंतजामिया से मंगवाई थी, क्या अदालती अहकामात पर मिनवन अमल दरामद किया गया है। फिर जज साहब ने इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब से पूछा, क्या आपको इस रिपोर्ट की कॉपी मिली है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि बिल्कुल हमें रिपोर्ट की कॉपी मिली है। फिर जज साहब ने 3 सवालात पूछे कि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला क्या है। जज साहब ने दोबारा ये पूछा कि क्या बी क्लास इमरान खान साहब को दी गई है। जज साहब ने तीसरा सवाल ये पूछा कि क्या जेल मैनुअल के मुताबिक दोनों जो मुजरमान हैं उन्हें तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। तो सरकार की तरफ से बताया गया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला यह है कि ये प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को जेल में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इनको मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बी क्लास भी दी गई है, बल्कि इमरान खान साहब को तो बी क्लास से बेटर सहूलियात दी गई हैं और जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनका राइट बनता है वो राइट उनको जो है वो दिया जा रहा है, फराहम किया जा रहा है। सलमान सफदर साहब ने कहा अदालत से कि आप ऐसा करें कि आप जेल का खुद विजिट करें, जज साहब से कहा। लेकिन जज साहब ने जेल का विजिट करने से यह कह के इनकार कर दिया कि जब मैं मीरपुर खास में सीनियर जज हुआ करता था माथे तलिया का, तब मैंने विजिट किया था, अब मैं विजिट नहीं कर सकता। यानी इससे क्या बात सामने आती है कि हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज वो नहीं जा सकते, सीनियर जो जज है कानून के मुताबिक जो बुक में लिखा गया है वो जेलों का दौरा कर सकते हैं। फिर सलमान सफदर साहब ने जब ये जज साहब के विजिट की बात की तो अलीमा खान साहब ने भी कहा कि जज साहब चले जाए ना, क्या हो जाएगा आपके जाने से। फिर 3 बातें सलमान सफदर साहब ने अदालत से की। एक, कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात का हुक्म दिया जाए, इमरान खान साहब को आर्ज़ों का लाहक है, उसका उनके ज़ाती मुआलिजीन से इलाज करवाने का हुक्म दिया जाए, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को इकट्ठे जेल काटने का हुक्म दिया जाए और इन्हें ज़हनी जो तशद्दुद किया जा रहा है वो ज़हनी तशद्दुद ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से एतराज़ ये उठाया गया जब सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब का केस बनाने की कोशिश की और जज साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए, तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि देखें, इस दरख्वास्त में जिस पे आज प्रोसीडिंग हो रही है, देखना ही होगा कि इसमें आपसे मांगा क्या गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या रिलीफ की दरख्वास्त की गई है।
उस रिलीफ से हट के बियॉन्ड जाके आप कोई रिलीफ नहीं दे सकते। और फिर सरकार के वकील ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सलमान सदर साहब जो कह रहे हों वो तो आसमानी सहीफा हो, लेकिन हमारी बात को जो है वो वेटेज ना दी जाए, जिस पर जज साहब ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। फिर जज साहब ने जब दलाइल मुकम्मल हो गए, सरकार के वकील ने जो एतराज़ करना था वो एतराज़ भी उठा दिया कि दरख्वास्त सिर्फ इस हद तक है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहब की कैद तन्हाई को गैर कानूनी करार दिया जाए, लेकिन ऐसा मामला है नहीं, तो लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। तो जज साहब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अब लेट्स से जैसे सलमान सदर साहब ने अदालत से इस्तदाएँ की हैं, रिलीफ मांगा है, जो 3 से 4 ऑप्शन अदालत के सामने रखे हैं, देखते हैं जज खादम हुसैन सोमरू साहब इस दरख्वास्त के ऊपर क्या फैसला करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी असद तूर को जो NCCI की तरफ से नोटिस दिया गया, उस नोटिस से मुतल्लिक़ भी केस की समाअत हुई खादम हुसैन सोमरू साहब की अदालत में, और उसमें अदालत की तरफ से जो NCCI है उसे असद तूर को हरासा करने से ना सिर्फ रोका गया है, बल्कि जो मुतल्लिक़ा तफ्तीशी हैं उन्हें भी अदालत में समन कर लिया गया है। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जो वकील थे असद तूर साहब के, जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, अताउल्लाह कुंडी साहब, उन्हें कहा जी हरासा किया जा रहा है और फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगाया गया है, हम पेश होना चाहते हैं लेकिन हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। तो जज साहब ने पूछा असद तूर साहब के वकील से कि वो कौन सी खबर है जिसे फेक न्यूज़ करार दिया गया। असद तूर साहब के वकील ने कहा कि इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन से मुतल्लिक किसी दूसरे सहाफ़ी की रिपोर्ट थी, खबर थी, जिसे असद तूर साहब ने अपने व्लॉग में जो है कोड करके कि ये खबर किस सहाफ़ी की है, अपने व्लॉग में उसका तज़किरा किया, जिक्र किया, जैसे उस सहाफ़ी की रिपोर्ट थी, उस पर उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। तो हरासा करने से रोका गया है NCCI को और मुतल्लिक़ा तफ्तीशी को समन किया गया है, और यह हुक्म देने के बाद जो मुकदमे की समाअत है उसे मुलतवी कर दिया गया है। अब नाज़िम मुख्तसर से यह खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में कल क्या बड़ा होने वाला है। नाज़िम सुप्रीम कोर्ट की खातून जज जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा कल 7 सितंबर को अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। उनके जो 65 साल की जो एक शर्त है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 65 साल को पहुंचने वाला सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपने ओहदे से रिटायर हो जाएगा, तो कल वो 65 साल की हो जाएंगे। और कल उनके एजाज़ में, उनके रिटायरमेंट के मौका पे सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़द किया गया है। उस फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल खिताब करेंगे, उस फुल कोर्ट रेफरेंस में सदर सुप्रीम कोर्ट बार खिताब करेंगे, उस फुल कोर्ट रेफरेंस में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल खिताब करेंगे, और फिर चीफ जस्टिस याया अफरीदी का खिताब होगा। और फिर जजेस की तरफ से रात को जजेस कॉलोनी में शायद, मेरा अंदाज़ा है, मुसर्रत हलाली साहिबा को एक इशाया भी दिया जाएगा। और उसके बाद जब कल का दिन ख़त्म होगा तो मुसर्रत हलाली साहिबा 8 अगस्त को अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। कोई ज़ाहिर सी बात है कि 65 साल को पहुंचने पर वो रिटायर हो रही हैं, तो 65 साल के पहुंचने का जो आखिरी दिन है उसके अगला दिन उनकी बर्थडे, उनकी सालगिरह का दिन होगा। तो हमारी मुसर्रत हलाली साहिबा के लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि उनकी जो आने वाली जो ज़िंदगी है वो मज़ीद आसान हो, मज़ीद कामयाबियाँ जो है वो अल्लाह ताला उनको दे, और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी जो है वो अता फरमाए। बाकी खातून जज थे और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 खातून जजेस थी, एक आयशा मलिक साहिबा, दूसरी मुसर्रत हलाली साहिबा। तो मुसर्रत हलाली साहिबा तो कल रिटायर हो जाएंगी और पीछे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा एक खातून जज रह जाएंगी। अब नाज़िम बात कर लेते हैं जो PTI से जुड़ी खबरें हैं। जो हमारी थंबनेल की पहली खबर है कि ताबूत में आखिरी कील, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 ऑप्शन जो हुकूमत को दिए गए हैं। हुकूमत ने उन ऑप्शंस के साथ तहरीक इंसाफ को क्या ऑफर किया है। सबसे पहले तो नाज़रीन PTI के ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। नाज़रीन जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वैसे तो 27 सितंबर की तारीख जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने दी है, जिस पर अलीमा खान साहबा ने एतराज़ कर दिया है। यानी जो 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की जो तारीख है, पहले 24 घंटों के अंदर ही PTI के अंदर से इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से उसको मुतनाज़ा बना दिया गया है। और यह बात हो रही है, PTI के लोग भी कर रहे हैं, PTI इमरान खान साहब के चाहने वाले सपोर्टर और वोटर भी कर रहे हैं कि 2 माह की डेट क्यों डाली गई, इतना लंबा वक्फा क्यों दिया गया। अच्छा, उस पर PTI का ये कहना है कि मुकम्मल एक तैयारी करने के लिए
کیونکہ سیمی فائنل ہم نے پشاور میں کر لیا ہے اور لانگ مارچ کے لیے ہم نے اسلام آباد یا راولپنڈی جانا ہے، تو یہ ہمارا فائنل ہوگا. تو 2 مہینے ہم نے ٹیمپو بنانے کے لیے، تحریک کے فائنل کا مومنٹم بنانے کے لیے ہم نے 2 مہینے لیے ہیں، تاکہ پوری تیاری کر کے، کیونکہ یہ ایک دن کا ہمارا صرف لانگ مارچ نہیں ہوگا، یہ کنٹینیوسلی چلے گا. اب علیمہ خان صاحبہ کی تشویش اور تحریک انصاف کا یہ فیصلہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اوپر غور ہوتا ہے، ریویو ہوتا ہے، نہیں ہوتا. لیکن جو پچھلے دنوں بات چلی، محسن نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ نظام جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے پچھلے 80 سال سے جو چلا آ رہا ہے، تو نئے انتظامی یونٹس اور نئے صوبے بننے چاہیے. اب یہ جو نئی آئینی تبدیلی کی بات ہوئی ہے، اسے تحریک انصاف نے رد کر دیا ہے. سلمان اکمل صاحب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جب تک ملک میں صاف شفاف انتخابات نہیں ہوتے تب تک کسی قسم کی آئینی تبدیلی قابل قبول نہیں ہوگی. اب یہ اعتراض کرتے ہوئے، نئے صوبوں کو مسترد کرتے ہوئے، نئے انتظامی یونٹس کے پرپوزل کو مسترد کرتے ہوئے، سلمان راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اسمبلی بیٹھی ہے یہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے، یہ فارم 47 والے ہیں. پہلے صاف شفاف انتخابات ہو، پھر نظام میں تبدیلی کی جو ہے وہ بات کی جائے. لیکن ساتھ میں راجہ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے، ایک تو مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہیں منتقل کیا جائے ہاسپٹل میں. دوسرا مطالبہ جسے میں آپشن کہہ رہا ہوں، راجہ صاحب نے حکومت کو یہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف رہا کیا جائے بلکہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان تمام مقدمات کو ختم کیا جائے. تیسرا آپشن حکومت کو یہ دیا گیا کہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی کردار ہے اس کردار کو حکومت ایکسیپٹ کرے، اس پر حکومت کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، حکومت کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، نیگوسیشن کی جا سکتی ہیں، حکومت کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ 3 باتیں نہیں تو پھر لانگ مارچ تو ہمارا ہوگا، اور یہ ایک دن کا ایونٹ نہیں ہوگا، یہ مسلسل ہمارا ایونٹ ہوگا. یعنی راجہ صاحب جو ہیں وہ اس 27 ستمبر والی ڈیٹ پہ قائم و دائم ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی اسی لانگ مارچ کے ذریعے یقینی بنانی ہے، اس لانگ مارچ میں، اس احتجاج میں ناظرین اگر ریڈ لائن عبور ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ کہنے والے، چیزوں کو سنبھالنے والے اور چیزیں جب ریڈ لائن سے کراس کرتی ہیں ان کو واپس ریڈ لائن سے پیچھے دھکیلنے والے کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اس لیول تک جاتی ہے تو پھر یہ ایسے ہوگا کہ تحریک انصاف اپنے تابوت میں جو ہے وہ آخری کیل ٹھوک رہی ہوگی. لیکن بہرحال پی ٹی آئی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس احتجاج میں. لیکن میرے تئیں کچھ اور خبریں ہیں، اور وہ خبریں یہ بتاتی ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ویسا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جماعت کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ الگ سوچ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کی رہائی کے اس لانگ مارچ کو لے کر مولانا صاحب کیا سوچ رہے ہیں، ان کی جماعت کی سوچ کیا ہے، اس پر کل دوپہر میں آپ کے ساتھ ہم ایک ایکسکلوسیو خبر شیئر کریں گے. لیکن جہاں یہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہے، پی ٹی آئی کے حکومت کو دیے گئے 3 آپشنز ہیں، وہیں حکومت نے بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ایک مرتبہ پھر آفر کی ہے. نیشنل میڈیا پہ ایک فوٹیج، ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں عامر ڈوگر صاحب، اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب کے چیمبر میں بیٹھے ہیں، اس میں جناب طارق فضل چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں. اب اس بیٹھک میں ایاز صادق صاحب نے، طارق فضل چودھری صاحب نے جو کہ وفاقی وزیر ہیں، عامر ڈوگر صاحب سے کہا کہ حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ چند روز پہلے راجہ ناصر عباس صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. حکومت بیان تو دیتی ہے لیکن حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں. ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسے اشارے نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں یا یہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو حکومت نے عامر ڈوگر صاحب سے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں کوئی بھی جگہ پرپوز کر دیں جو آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو، وہاں پر بیٹھ کے مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا. اچھا، حکومت کی اس نئی آفر کے بعد جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں جناب بیرسٹر گور صاحب، ان کی طرف سے ایک ریئیکشن آیا جس میں بیرسٹر گور صاحب نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو غیر ضروری بیانات دینے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں.
बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, संजीदा होने चाहिए, मुखलसाना होना चाहिए, और इन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत का जो रवैया है वो सीरियस रवैया होना चाहिए, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आ रहा। और फिर बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत अमली कदम उठाए। ज़बानी कलामी दावों से जो बयानात हम देते हैं उससे वक्त ज़ाया होता है, तो हुकूमत ने तो आज अमली कदम उठा लिया है। डोगर साहब को, आमिर डोगर साहब को बुला के चैम्बर में, या जो चैम्बर में जो मुलाकात हुई है, अयाज सादिक साहब ने कहा है कि आप पार्लियामेंट में जगह सजेस्ट करें, वहाँ पे आपके साथ नेगोशिएशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो देखते हैं, एक तरफ लॉन्ग मार्च है, दूसरी तरफ हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफ़र है, तो पहले क्या चीज़ होती है? क्या PTI मुज़ाकरात के टेबल पर बैठती है, या PTI पहले अपना लॉन्ग मार्च करेगी और फिर मुज़ाकरात करेगी?